दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूं कि आप सब सुरक्षित होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग यहां पर उपसर्ग पढ़ रहे थे और उपसर्ग में अभी तक हम लोगों ने 6 क्लासेस देख ली हैं। आज की हमारी क्लास 7वीं क्लास है और यहां पर हम लोग तत्भव उपसर्ग के बारे में जानेंगे आज। ठीक है ना। हम लोगों ने तत्सम उपसर्ग अपना खत्म कर लिया था। आपको पता है कि तत्सम उपसर्गों की संख्या 20 है, इसलिए एक एक उपसर्गों को हम लोग देख रहे थे। 6 क्लासेस में उनको हमने देख लिया। ठीक है ना। अब तद्भव उपसर्ग इतने अधिक नहीं है और इतना कठिन नहीं है यह। ठीक है ना। यह जो है बहुत आसान सा एक टॉपिक है, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें समय नहीं लेंगे हम लोग। इस एक क्लास में तद्भव उपसर्ग को हम लोग खत्म कर लेंगे। आप औरों तक इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा जिससे औरों को भी इसका लाभ हो सके। अपने प्रश्न अपने सुझाव आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और जो भी प्रश्न हो आपके वो आप हमसे जुड़ के कर सकते हैं। निसंकोच आपके प्रश्न यहाँ पर कर सकते हैं आप। ठीक है ना। आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, फेसबुक से जुड़ सकते हैं। जिस माध्यम से आप जुड़ना चाहें जुड़ें, बेशक जुड़ें। और अगर किसी भी बैच के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लोगों को तत्भव उपसर्ग के बारे में जानना है। ठीक है ना। तो यहां पर तत्भव उपसर्ग, तो सबसे पहले यहां पर आपको पता ही है कि तत्भव शब्द हम लोग किसको कहते हैं। ऐसे शब्द जो तत्सम शब्दों से बने हैं, कालांतर में होने वाले परिवर्तन से जो शब्द बने हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, तत्भव शब्द कहते हैं। ठीक है ना। जैसे पहले गोधूम कहा जाता था और अब हम लोग क्या कहते हैं, गेहूं कहते हैं। पहले गौ कहते थे, अब हम लोग गाय कहते हैं। बहुत सारे शब्द हैं जो ऐसे बदल गए हैं और यहाँ पर उनका रूप परिवर्तित हो गया, अर्थ तो उनका वही है। ठीक है ना। तो तत्भव शब्द ऐसे शब्द कहलाते हैं। तो संस्कृत के शब्दों के साथ जो भी उपसर्ग जुड़ता है वह तत्सम उपसर्ग कहलाता है और तत्भव शब्दों के साथ जो भी, हिंदी के शब्दों के साथ जो भी उपसर्ग जुड़ेगा वह तत्भव उपसर्ग कहलाएगा। बात आपको आई समझ में मैं क्या कह रहा हूं। बहुत आसान सी बात है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो रॉकेट साइंस हो, इसलिए मैंने आपको यहां पर इतना बता दिया। ठीक है ना। उपसर्ग क्या होता है, ये शब्दांश होते हैं। मैंने आपको पहली क्लास में सारी चीजें बहुत डिटेल में बता दी थी। ठीक है ना, उपसर्ग के बारे में। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो नया आपके लिए है। ठीक है ना। तो यहां पर यह आपने देख लिया। अब एक एक करके हम लोग उपसर्गों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से उपसर्ग आपको तत्भव उपसर्ग में पढ़ने हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला जो उपसर्ग हमको देखना है वह अध उपसर्ग होगा। ठीक है ना। अध उपसर्ग के बारे में हम लोग यहां देखेंगे। कई जगहों पर यहां पर आपको हल चिन्ह मिल जाएगा। ठीक है ना। लेकिन वह गलत है, यहां पर हल चिन्ह नहीं होगा। यह जो है अध ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है ना। वो तो संस्कृत में हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन यहां पर हम लोग कैसे लिखेंगे, अध ऐसे लिख। बहुत सारे पुस्तक जो बहुत फेमस किताबें हैं, जो बहुत प्रसिद्ध व्याकरण की किताबें हैं, उन सभी में आपको आम तौर पे ये त्रुटियां देखने को मिलती हैं। ठीक है ना। लेकिन यहां पर लिखा कैसे जाएगा, अध को इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है ना। मैं फिर से एक बार साफ साफ लिख देता हूं, अध। ठीक है ना। अब इसके अर्थ की हम लोग बात कर लेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। तो अध का अर्थ जो हो जाएगा ना, आधा होता है। ये आपको पता है पहले से ही, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। ठीक है ना। आधा, अर्ध से बना हुआ है यह, अर्ध से बना हुआ है अर्ध, आधा, अध। ठीक है ना। तो यह जो है इसके अर्थ की बात हो गई। और हम लोग साथ साथ समास भी तो पढ़ते हुए चल रहे हैं ना, कि इस उपसर्ग में समास कौन सा हो जाएगा। तो यहां पर कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसको कहते हैं, यह बात आपको पता ही है। मैंने आपको चीख चीख कर 1000 बार यह बात बताई है। ठीक है ना। जहां पर भी कर्मधारय का जिक्र आया है, जहां पर भी कर्मधारय समास की चर्चा हुई है, वहां मैंने आपको बताया है। और कर्मधारय समास की क्लास में मैंने आपको बताया ही था। ऐसे समास को हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं जहां पर विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, जहां पर भी उपमेय उपमान का संबंध होता है, जहां पर विशेषण और विशेषण का संबंध होता है। ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। समास की क्लास में मैंने आपको ये सारी बातें बता रखी हैं, वहां से आप जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है ना। तो जहां पर भी अध उपसर्ग लगेगा
वहां पर आप निसंकोच बिना कुछ सोचे समझे आप कर्मधारय समास टिक कर सकते हैं। परीक्षा में ऐसे प्रश्न अगर आ गए कि निम्नलिखित में से किसमें कर्मधारय समास है और आपको अध उपसर्ग वाला कोई भी शब्द दिख गया तो आप निश्चित तौर पे वहां पर टिक कर दीजिए कर्मधारय समास, ठीक है ना। तो यह जो है कर्मधारय समास होता है यहां पर, और यहां पर संधि तो कोई नहीं होगी, ठीक है ना। यहां पर संयोग होगा, संयोग, यहां पर क्या होगा, संयोग होगा। संयोग और संधि में क्या अंतर है मैंने यह भी आपको बताया है, ठीक है ना। अब मैं फिर से नहीं बताने वाला हूं क्योंकि मैंने पीछे आपको कई चीजें बता रखी हैं। संयोग कहते हैं जहां पर चीजें ऐसे ही जुड़ जाए बिना किसी परिवर्तन के, संधि कहते हैं जहां पर जुड़ने के बाद कोई ना कोई परिवर्तन हो, ठीक है ना। चलिए मैंने आपको बता ही दिया यहां पर ये बात, ठीक है ना। और एक बात और, यहां पर अध शब्द के जुड़ने से, अध शब्दांश के जुड़ने से, इस उपसर्ग के जुड़ने से क्या होगा, यहां पर विशेषण हो जाएगा वो शब्द, ठीक है ना, विशेषण हो जाएगा। विशेषण, विशेषण किसको कहते हैं यह आपको पता है, जो भी किसी चीज की विशेषता बताता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर अध उपसर्ग के जुड़ने से यह विशेषण हो जाएगा। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो जहां पर भी अध शब्द वाला विकल्प होगा वहां आप टिक कर सकते हैं, अगर है विकल्प में तो, ठीक है ना। तो यह चीजें आसान हो जाती हैं कई चीजों को एक साथ कनेक्ट करके पढ़ने में, ठीक है ना। कनेक्ट करके पढ़ने में आपको जल्दी से याद हो जाता है कोई चीज, ठीक है ना, और आपका विस्तार भी बढ़ जाता है, आपकी कई जगहों पे पकड़ अच्छी बन जाती है, ठीक है ना। इसलिए यहां पर हम लोग कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं, समास को भी कनेक्ट कर लिया हम लोगों ने, संधि को भी कनेक्ट कर लिया, और भी बहुत सारी चीजों को हम लोग कनेक्ट कर लिए, ठीक है ना। तो ये बातें हो गई। अब इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो नया है आपके लिए, ठीक है ना। तो यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ उदाहरणों को इसके समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने यहां पर पका, अब इसके साथ मैंने यहां पर अध उपसर्ग लगा दिया, तो आपको पता है कि यहां पर संयोग हो रहा है, संधि तो हो नहीं रही है, तो यहां पर कोई परिवर्तन होगा नहीं, और यह क्या हो जाएगा, अधपका हो जाएगा, ठीक है ना, अधपका। अब देखिए यहां पर आपको इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई वो जो है समस्या नहीं होनी चाहिए कि यहां पर कर्मधारय समास कैसे है या फिर यहां पर विशेषण यह कैसे है, ठीक है ना। आपने अगर कर्मधारय समास की परिभाषा पढ़ी हो, मैंने अभी एक बार बता ही दिया आपको कि यहां पर जहां पर भी देखिए यहां पर अधपका, आधा है जो पका, यहां पर बात आपको ही समझ में आना, तो यहां पर आधा है जो पका वो क्या है, अधपका है, ठीक है ना। तो यहां पर यह क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां पर यह विशेषण कैसे हो जाएगा इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा कि आम अधपका है, मैंने लिखा आम अधपका है, तो यहां पर आम की विशेषता क्या है कि वह क्या है, अधपका है। तो यहां पर आपको समझ में आ रहा है ना कि किस तरह से अध शब्द लगा देने से यहां पर क्या हो जा रहा है, यह विशेषण है, ठीक है ना, कि यहां पर आम की विशेषता बता रहा है या कि आम कैसा है, आम अधपका है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। देखिए यहां पर हमारा कई चीज एक साथ कंप्लीट होता हुआ चल रहा है, और यहां पर संयोग तो संधि तो हो नहीं रही, यहां पर संयोग ही हो रहा है, तो यह सारी चीजें हो गई। जैसे मैंने एक और शब्द लिखा यहां पर, इसको मैं मिटा देता हूं, मैंने लिखा जला, इसके साथ मैंने अध उपसर्ग जोड़ दिया, मैंने यहां पर अध उपसर्ग जोड़ दिया, तो संधि तो होगी नहीं, यह अधजला हो जाएगा, अधजला हो जाएगा ये, ठीक है ना। इसी तरह से अधमरा हो जाएगा, अधलिखा हो जाएगा, अधकचरा हो जाएगा, बहुत सारे शब्द आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना। मरा के साथ आप लोग अगर अध लिखते हैं तो यह अधमरा हो जाएगा, ठीक है ना। बात आई समझ में। कचरा लिख दीजिए, अधकचरा, ठीक है ना, जो आधा कच्चा हो, ठीक है ना। तो ऐसे आप बहुत सारे शब्द इससे बना सकते हैं अध उपसर्ग से, ठीक है ना। बात आपको आई समझ में। देखिए कई बार कंफ्यूजन होता है एक शब्द में, मैंने लिखा यहां पर अधोमुख, मैंने लिखा अधोपतन, चलिए ठीक है ना, अधोपतन।
कई बार यहां पर कंफ्यूजन होता है। और पहली बात तो ये, अधोपतन तो कोई शब्द होता ही नहीं है, ठीक है ना, लेकिन परीक्षा में कई बार दे दिया जाता है और हम लोग कई बार लिखते भी हैं और कई व्याकरण की पुस्तकों में आपको यह शब्द लिखा हुआ दिख जाता है, ठीक है ना, अधोपतन, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने आपको संधि की क्लास में, जब हम लोग विसर्ग संधि पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको वहां पर बताई थी सारी बातें, याद करिए आपको अगर याद आ रही हो तो। नहीं याद आ रही है तो मैं एक बार यहां फिर से बता ही देता हूं। तो अधोपतन तो पहली बात कोई शब्द नहीं होता है, अधः पतन होता है, पतन होता है, ठीक है ना, शुद्ध शब्द अधः पतन होता है, अधोपतन नहीं होता है। लेकिन यहां पर अध देखकर आपको कई बार भ्रम हो जाता है कि यहां पर क्या है, अध उपसर्ग लगा हुआ है, या फिर यहां पर अध देखकर आपको लग जाता है कि यहां पर अध उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पर अधः लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पर अधः लिखा हुआ है, इसलिए भ्रमित मत होइएगा, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर जहां पर भी किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आ जाए, ठीक है ना, उसके पहले विसर्ग हो, मैंने आपको बताया था, तो वहां पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वहां पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इसलिए ऐसा यहां पर है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम लोग अपना दूसरा उपसर्ग देख लेते हैं, और हमारा जो अगला उपसर्ग है वह है औ उपसर्ग, दूसरा औ, ठीक है ना, यह अव से बना हुआ है, ठीक है ना, अव, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसको देख लेंगे, ठीक है ना। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, रहित होगा, बिना, बिना, ठीक है ना, या रहित इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये तद्भव के उपसर्ग हैं, ये तद्भव के साथ ही जुड़ेंगे, ठीक है ना, तद्भव शब्दों के साथ ही जुड़ेंगे, तत्सम शब्दों के साथ नहीं जुड़ेंगे। यहां पर अगर हम लोग समास की बात करें तो यहां पर समास कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, ठीक है ना। और यहां पर भी संयोग होगा, संयोग होगा, ठीक है ना। तो यहां पर अगर इसके उदाहरणों को हम लोग देखें तो मैंने यहां पर लिखा जैसे गुण, देखिए यहां पर एक चीज मैं पहले आपको बता दूं, मैंने यहां गुण लिखा, अब ये तत्सम का शब्द है और यहां पर अ लिखा है ना, तो अव अगर इसके साथ हम लिख देंगे, अवगुण अगर इसको कर दें हम लोग, तो यह गलत हो जाएगा, अवगुण। ऐसा क्यों है, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि तत्भव उपसर्गों के साथ तत्भव शब्द ही जुड़ेगा, तत्सम उपसर्गों के साथ तत्सम शब्द ही जुड़ेगा। तो गुण तो हो गया तत्सम और यह हो गया तद्भव। अच्छा, अव का तत्सम क्या होगा, अव होता है, ठीक है ना, इसलिए जब भी आपको लिखना हो गुण अव के साथ, ठीक है ना, तो इस तरह से लिखेंगे आप, अवगुण, ठीक है ना। और अगर अव के साथ लिखना हो तो ऐसे आप लिखेंगे, अवगुण, क्योंकि गुण का तत्भव क्या होता है, गुण होता है, ठीक है ना। यह सही है और यह सही है, यह कतई गलत है, ठीक है ना। या फिर अवगुण नहीं लिख सकते आप, अवगुण भी आप नहीं लिख सकते, यह भी गलत हो जाएगा। यहां पर तत्सम उपसर्ग हो गया और तत्भव शब्द हो गया, ठीक है ना, आप ऐसा भी नहीं लिख सकते, यह सही होगा, ठीक है ना, यह दोनों सही होगा, तत्भव तत्सम उपसर्ग के साथ तत्सम शब्द, तद्भव उपसर्ग के साथ तद्भव शब्द, ठीक है ना। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां पर अव्ययी भाव समास हो रहा है, और यहां पर एक और मैं शब्द लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा अवसर, ठीक है ना, अवसर, यह अवसर ऐसे भी लिखा जाता है, यह तत्सम उपसर्ग के जुड़ने से ऐसा हुआ, ठीक है ना, यहां पर तद्भव उपसर्ग के जुड़ने से ऐसा हुआ, ठीक है ना। मैंने लिखा अवतार, ठीक है ना, यहां पर भी अ उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे शब्द और बनाए जा सकते हैं, मैंने अवगुण बता ही दिया, जैसे अवघड़, अवघड़ आप लिख सकते हैं, बहुत सारे शब्द हैं जो अ उपसर्ग के जोड़ने से बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हो गई अ उपसर्ग के बारे में। ऐसा नहीं था कि यह बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत कठिन है, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा, आपको आसानी से सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग अपने अगले उपसर्ग के बारे में जान लेंगे, जो हमारा अगला उपसर्ग है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है खास जो आपको बताया जाए। तो हम लोगों ने दो उपसर्गों के बारे में देख लिया, अध के बारे में देख लिया
और औ के बारे में देख लिया, ठीक है ना। अब जो तीसरा हमको देखना है वो है उन उपसर्ग, उन के बारे में, ठीक है ना। उन, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा एक कम, ठीक है ना, एक कम होगा इसका अर्थ। यहां पर उनका अर्थ क्या हो जाएगा? एक कम। जैसे मैंने कहा, एक बार साफ साफ लिख दूं फिर मैं बताता हूं। एक कम, जैसे मैंने कहा कि जो है यहां पर एक शब्द लिखता हूं 49। इसका मतलब क्या हुआ? यह 50 से एक कम है। अब आपको समझ में आ गया होगा एक कम मतलब क्या मैं कह रहा था, ठीक है ना। और जैसे मैंने लिखा 49, यहां पर ऊंधन 50 लिखा है, 50 से एक कम, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 49 बोलेंगे। अभी हम लोग उदाहरणों में फिर से समझेंगे इसको, ठीक है ना। अब यहां पर देख लेते हैं कौन सा समास होगा। यहां पर अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है ना, अव्ययी भाव समास, ठीक है ना। और यहां पर साधारण संयोग ही होगा, संयोग होगा, ठीक है ना। तो ये बातें हो गई। और यहां पर विशेषण होगा, ठीक है ना, बनने वाला शब्द विशेषण, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हो गई। अब इसके उदाहरणों को हम लोग समझ लेते हैं। मैंने आपको बता दिया, जैसे मैंने लिखा 19, उन यहां पर लगा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए उन यहां पर लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? ये उन धन 20 था ये, ठीक है ना। यानी कि 20 से एक कम, 20 से क्या एक कम की बात हो रही। मैंने लिखा यहां पर 29, उन धन 30 मतलब 29, यानी कि 30 से एक कम। बात आपको आई समझ में? जो उन है ना, ये न्यून से बना हुआ है, न्यून। और न्यून का मतलब आपको पता ही है, कम होता है। और कितना कम? एक कम होता है, एक कम। न्यून का मतलब कितना भी कम नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। न्यून का मतलब होता है एक कम, सिर्फ एक कम, जस्ट एक, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यून बोलते हैं। और इसी से उन बना है, ठीक है ना। यहां पर उन इसी से बना हुआ है, ठीक है ना। यह तद्भव है न्यून का। इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पर कई बार जो है ना ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि यहां पर कौन सा उपसर्ग है, 29 लिख दिए, यहां पर कौन सा उपसर्ग है, कई बार भ्रम रहता है। तो यहां पर ऐसे बहुत साधारण साधारण प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है ना। अब जैसे यहां पर मैं आपको बताऊं औसत, ये इन सब जगहों पर भी ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके बनते हैं जो अक्सर भ्रम करते हैं औसर में। जैसे आपको 4 उपसर्ग चार आपको ऐसे विकल्प दे दिए जाते हैं, और एक में क्या करता है यहां पर, वो यहां पर औ की जगह पे औ लगा देगा, अव लगा देगा, और यहां पर तद्भव लिख देगा, ठीक है ना। यहां पर तद्भव शब्द लिख देगा। अब देखिए कंफ्यूजन क्या होता है, आपसे पूछेगा कि यहां पर कहां पर उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है। तो कई बार भ्रम रहता है कहां पर उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है। तो लोग क्या करते हैं, जहां पर भी उनको अच्छा लगता है ऐसे इतश्री करके लगा आते हैं, क्योंकि भ्रम बना रहता है कहां पर वो समझ नहीं आता, ठीक है ना। देखिए यहां पर बार बार मैंने आपको बताया ना कि जहां पर भी तद्भव उपसर्ग होगा वहां पर तद्भव शब्द लगेगा, ठीक है ना। और जहां पर तत्सम शब्द होगा वहां पर तत्सम उपसर्ग लगेगा, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना है। जैसे मैंने यहां पर लिखा ऐसे 4 विकल्प आपको दे दिए जाएंगे यहां पर। अब मान लिया एक विकल्प दे दिया गया जो सही विकल्प होगा, अवगुण यहां पर लिख दिया, और 4 विकल्प और दे दिए जो सही है, ठीक है ना। यहां पर पूछ लिया कि यहां पर बताइए कि किस विकल्प में उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है। अगर आपने पढ़ा है सही से तो आपको यहां पर दिख रहा है कि यहां पर अव क्या है, यहां पर अव जो है तत्सम उपसर्ग है, और यह जो है तत्भव है, यह तत्भव शब्द है। तो यहां पर ही शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है ना सही। यहां पर सही प्रयोग क्या हो गया? अवगुण होगा, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे यहां पर
उन उपसर्ग हमने देख लिया। यहां पर तो बहुत आसान है, यह आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर तो देखते ही आप कर लेंगे। 29, 19, 49 ऐसे बहुत सारे शब्द जो होंगे वो आप बड़े आसानी से कर ले जाएंगे निश्चित तौर पे, ठीक है ना। यहां पर कुछ ऐसा नहीं है जो रॉकेट साइंस हो, ठीक है ना, बहुत आसान है ये। अब हमने इसको भी देख लिया। हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे एक बार, ठीक है ना। यह खत्म हो जाए हमारा उपसर्ग का टॉपिक तो भरपूर प्रश्न हम लोग यहां पर देखेंगे, अच्छे खासे संख्या में प्रश्न और अच्छे खासे स्तर के प्रश्न हम लोग यहां पर देखेंगे, ठीक है ना। तो जिससे आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कुछ नहीं बचेगा यहां पर समझने के लिए और, ठीक है ना। एक भी प्रश्न आप गलत करके परीक्षा में नहीं आएंगे यहां से, ठीक है ना। तो हम लोगों ने 3 उपसर्ग यहां पर देख लिए और चौथा उपसर्ग हमारा क्या होने वाला है, चौथे उपसर्ग की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अब हम लोग यहां पर अन उपसर्ग के बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। अन उपसर्ग देख लिया क्या हम लोगों ने पहले, यहां पर अन, उन देख लिया हमने, औ देख लिया और हमने अध देख लिया, ठीक है ना। अभी अध देखा है, मुझे लगा अन हो गया। तो अन देखिए, यहां पर भी कई बार परीक्षा में पुस्तकों में गलत लिख दिया जाता है अन को, ठीक है ना। तो कई बार यहां पे हल चिन्ह लगा दिया जाता है जो कि पूर्णतः गलत है। वह संस्कृत का उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। हिंदी का उपसर्ग वह नहीं होगा, ठीक है ना। यह संस्कृत का उपसर्ग है। यहां पर अगर आप यह हल लगा देते हैं तो यह संस्कृत का, अब यह हिंदी का हुआ, अब यह तद्भव उपसर्ग हुआ, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिए। अन आपको वहां पर भी मिलेगा संस्कृत में, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था तद्भव तत्सम उपसर्ग जब हम लोग पढ़ रहे थे तो अन उपसर्ग हमने पढ़ा था, ठीक है ना। अब यहां पर अन का मतलब क्या हो जाएगा, अन का मतलब हो जाएगा बिना या रहित, रहित, ठीक है ना। मतलब बिना, अभाव, निषेध, निषेध हो जाएगा। ये इसके अर्थ हो जाएंगे। अच्छा, ये अंग्रेजी में भी लिखा जाता है ना ऐसे अन, इसका भी मतलब यही होता है, ठीक है ना। सेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड, ठीक है ना, ऐसे आप लिखते हैं ना। तो और संस्कृत में भी होता है अन, इसका भी मतलब यही होता है, ठीक है ना। लेकिन हिंदी में इसको ऐसे लिखा जाएगा। आपको बहुत सारी पुस्तकों में हिंदी वाला अन जो है इस तरह से लिखा दिखेगा, ठीक है ना, लेकिन वो गलत है। अच्छा, अन का अर्थ हमने देख लिया। अब यहां पर हमको क्या देखना है, अन में समास कौन सा होगा। तो यहां पर अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है ना। अव्ययी भाव समास, यहां पर भी संयोग होगा, मैं बार बार लिख नहीं रहा हूं। और यहां पर विशेषण हो जाएगा, बनने वाला शब्द विशेषण होगा, ठीक है ना। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में ना आया हो, बहुत आसानी से यह बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब यहां पर इसके सीधा उदाहरणों को हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा यहां पर पढ़, इसके साथ मैंने अन उपसर्ग लगा दिया। अब यह क्या हो गया, अनपढ़ हो गया, ठीक है ना, अनपढ़ हो गया। अब ये, अब देखिए यह विशेषण कैसे है, मैंने लिखा रोहित अनपढ़ है, रोहित अनपढ़ है। तो यहां पर रोहित की विशेषता क्या है कि वह अनपढ़ है। तो यह शब्द विशेषण है, आपको समझ में आया या बात की नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और यहां पर अव्ययी भाव समास है, ठीक है ना। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। जैसे मैंने अनपढ़ लिखा, अनखिला लिखा, अनपढ़ा लिखा, अनलिखा हो गया, बहुत सारे ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना, अन उपसर्ग के लगाने से। मैंने लिखा अनमोल, जिसका कोई मोल ही ना हो, ठीक है ना, अनमोल। तो ऐसे बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं अन उपसर्ग से, ठीक है ना। मैंने लिखा अनचाहा, अनौचित्य, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। माफ करिए, ये जो अनौचित्य है ना, ये संस्कृत के अन से बनेगा, ठीक है ना। अन ये नहीं होगा, ठीक है ना, अनौचित्य इससे बनता है, ठीक है, अन से नहीं बनेगा। अनचाहा हो गया, अनमोल हो गया, अनपढ़ हो गया, अनखिला हो गया, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर भ्रम कहां होता है, कई बार देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यहां पर जब जो अन उपसर्ग होगा ना, यह वहीं पर लगेगा जहां पर व्यंजन होगा, ठीक है ना, व्यंजनों के साथ, व्यंजनों के साथ ये लगेगा, ठीक है ना। और यह जो है स्वरों के साथ लगता है,
तो इस बात में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, परीक्षा में यही भ्रम होता है, ठीक है ना, यही जो है प्रश्न पूछे जाते हैं यहीं से। जैसे मैंने लिखा, एक शब्द लिखा, मैंने लिखा जैसे एक शब्द अनादर, मैंने लिखा अनादर, अनपढ़, चलिए मैं लिख ही देता हूं सारे चारों शब्दों को, अनपढ़, अनचाहा, अनजान, ठीक है ना। मैंने ये 4 शब्द आपके यहां पर लिख दिए और ऐसे प्रश्न पूछ लिया मैंने आपसे कि निम्नलिखित में से किसमें सही उपसर्ग का प्रयोग, जिसमें किसमें जो है अन उपसर्ग नहीं है, अन उपसर्ग नहीं है। ऐसे प्रश्न अगर आपसे पूछ लिए गए, ध्यान रखिएगा मैं अन उपसर्ग की बात कर रहा हूं, यहां पर हलंत नहीं है, हल नहीं है, ठीक है ना। तो मैं अन उपसर्ग की बात कर रहा हूं, किसमें अन उपसर्ग नहीं है। अब यहां पर कोई भी कठिनाई नहीं होगी आपको बताने में कि अनादर में अन उपसर्ग नहीं है, अनादर में अन उपसर्ग है भाई, यहां पर नीचे आधा ना होगा, इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। आदर जब लिखते हैं ना, अन धन आदर, तो यहां पर आ जो है ना, ये बड़ा आ है ना, यह जो है इसके साथ जुड़ के अनादर हो जाएगा, आ की मात्रा इसके साथ यहां पर जुड़ जाएगी, ठीक है ना, इसलिए अनादर हो जाता है, अनधन आदर नहीं होता है, ठीक है ना, यह गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, अनधन आदर, यहां पर हल चिन्ह लगा रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, सूक्ष्मता से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। यहां पर तो अनधन पढ़ हो जाएगा, अनचाहा हो जाएगा, अनधन जान हो जाएगा, यहां पर हल चिन्ह नहीं लगेगा नीचे, ठीक है ना, लेकिन यहां पर लगा होगा। ऐसे भ्रम वाले प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो ये हमारे कितने हो गए, हमने यहां पर एक और उपसर्ग अपना खत्म पूरा कर लिया। ये कौन सा था हमारा, चौथा उपसर्ग था मुझे लगता है, चौथा उपसर्ग हमने यहां पर देख लिया, अन उपसर्ग, ठीक है ना। अब अगला जो हमको देखना है वह है बिन उपसर्ग, पांचवा, बिन। इसका मतलब तो आपको पता ही है, बिन मतलब अभाव हो जाएगा, बिन का मतलब रहित हो जाएगा, निषेध के भाव में इसका प्रयोग होता है, ठीक है ना, बिना से बना हुआ है, ठीक है ना, बिन, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अभाव, निषेध, तो ये सारे इसके अर्थ हो जाएंगे, ठीक है ना। बात आपको आई समझ में। यहां पर जो समास होगा वह क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, यहां पर संयोग होगा, यहां पर क्रिया विशेषण होगा, ठीक है ना। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां पर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, यहां पर क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहां पर हम लोग सीधा उदाहरण पर इसके आते हैं, जिससे आपको यह अच्छे से और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने यहां पर लिखा, बिन कहे, बिन बोले, बिन बोले, ठीक है ना। वैसे बहुत सारे शब्द ऐसे बनाए जा सकते हैं, बिन ब्याहे, बिन ब्याहे, बिन लिखे, बिन सुने, बहुत सारे ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं बिन से, ठीक है ना। तो यह भी आपका यहां पर हो गया बिन उपसर्ग। इसमें कुछ ऐसा नहीं था जो आपको यहां पर रोक के बताया जाए, ठीक है ना, आसानी से आपको यह बात समझ में आ गई होगी। अब जो है यहां पर हमारा अगला जो उपसर्ग है वह क्या हो जाएगा, यहां पर हमको चौ के बारे में जान लेना है, ठीक है ना। चौ, छठा हमारा उपसर्ग हो जाएगा ये, पांचवा, और हमारा यह जो है छठा उपसर्ग है चौ उपसर्ग, ठीक है ना। चौ, ये 4 से बना हुआ है, ठीक है ना, 4, चौ माने 4 होता ही है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे यहां पर देखिए, चौ उपसर्ग के जोड़ने से 3 तरह के जो है समास यहां पर होंगे, 3 समास होंगे यहां पर, अभी हम लोग समझ लेंगे उदाहरणों में उसको, ठीक है ना। देखिए, मैं चौ उपसर्ग के जोड़ने से द्वंद्व समास भी हो सकता है, चौ उपसर्ग के जोड़ने से द्विगु समास भी हो सकता है, चौ उपसर्ग के जोड़ने से आपका बहुव्रीहि समास भी हो सकता है, ठीक है ना। यहां पर देखिए, जैसे मैंने लिखा यहां पर चौतरफा, मैंने लिखा चौतरफा, यहां पर 4 तरफ की बात हो रही है, ठीक है,
चार तरफ की बात हो रही है, चौतरफा, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए क्या संख्यावाची आ गया ना, पहले यहां संख्यावाची आ गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर द्विगु समास हो जाएगा। समास में मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन देखिए यहां पर मैंने 34 लिख दिया, 34, ठीक है ना। 34 मतलब क्या हो जाएगा, 30 और 4, 30 और 4, ठीक है ना। मैंने लिखा 24, 20 और 4, ठीक है ना, 20 के साथ 4 जोड़ दिया। तो यहां पर आपको दिख रहा है ना 20 और 4, 30 और 4 की बात आ रही है। यहां पर मैंने लिखा यहां पर 54, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 50 और 4, तो यहां पर 50 और 4 की बात हो रही है। यहां पर और बीच में आ रहा है ना, जहां पर भी और बीच में आएगा रात और दिन, तो यहां पर रात दिन मैं लिखता हूं तो रात और दिन, ठीक है ना। लड़का और लड़की, माता पिता, माता और पिता, तो यहां पर द्वंद्व समास होता है, मैंने आपको बताया था द्वंद्व समास में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यह द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है ना, द्वंद्व समास। यहां पर क्या हो जाएगा, यह द्वंद्व समास हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने लिखा यहां पर, जैसे मैंने लिखा यहां पर लिखा चौखट, चौखट, ठीक है ना, यानी कि जहां पर 4 खट हो, ठीक है ना, तो यह क्या हो जाएगा, चौखट हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर जो चौखट है, यहां पर संख्या तो आ रहा है, 4 की संख्या आ रही है, लेकिन चौखट किसी एक शब्द के लिए रूढ़ हो गया है ना, एक वस्तु के लिए रूढ़ हो गया है ना। जैसे मैंने लिखा यहां पर चौपाया, जिसके 4 पैर हो, चौपाया एक किसी निश्चित शब्द के लिए रूढ़ हो गया ना, पशु के लिए रूढ़ हो गया है। जो पशु होते हैं उनको चौपाया कहते हैं। चौमासा वर्षा ऋतु के रूढ़ हो गया है, ठीक है ना, ये रूढ़ हो गए ये सारे शब्द किसी एक निश्चित अर्थ के लिए, ठीक है ना। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना है, बहुव्रीहि समास। एक मिनट साफ साफ लिख देता हूं, बहुव्रीहि समास, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना है आपको। चौमासा बोलने पे आपको समझ में आ रहा है 4 महीने, ठीक है ना। यहां पर संख्या आ गया पहले, तो आपको लगेगा कि यहां पर जो है द्विगु समास हो जा रहा है, लेकिन यहां द्विगु समास नहीं होगा। लेकिन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर चौमासा वर्षा ऋतु के लिए रूढ़ हो गया है। इस बात को समझे आप। तो यहां पर क्या हो जाएगा, चौमासा बहुव्रीहि समास हो जाएगा, चौखट बहुव्रीहि समास हो जाएगा। भले ही यहां पर पहले संख्या आ रही है, क्योंकि यहां पर संख्या जैसे दशानन जब हम बोलते हैं तो 10 आ जाने से क्या हो जाएगा, यह द्विगु समास नहीं हो जाएगा। क्यों नहीं हो जाएगा, क्योंकि दशानन बोलने पे आपको रावण की बात समझ में आ रही है, रावण के लिए रूढ़ हो गया ना ये शब्द। तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, यह चौमासा, चौखट या फिर जो भी ऐसे आएंगे शब्द, वहां पर जब दूसरे अर्थ निकलेंगे तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो ये बात आपको आई समझ में। तो यहां पर आपने चौ उपसर्ग के बारे में भी पढ़ लिया, ठीक है ना। अब देखिए, अब चौ पढ़ लिया तो 3 भी पढ़ लें हम लोग, ठीक है ना। तो अगला जो हमारा उपसर्ग हो जाएगा 7वां उपसर्ग, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ती, त्री से बना हुआ है, 3 से बना हुआ है, ठीक है। ती के बारे में हमको जानना है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3, ठीक है, 3 हो जाएगा। बात आपको आई समझ में। यहां पर भी 2 समास हो सकते हैं, या तो द्विगु समास हो जाएगा या तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है ना। 2 समास यहां पर भी हो सकते हैं। जैसे मैंने लिखा तिराहा, तिराहा, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर 3 जो है आ गया, यहां पर संख्या आ गया ना, तो यहां क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, यह द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन मैंने लिखा तिरंगा, जहां पर 3 रंग का, जो 3 रंगों का क्या हुआ हो, मिश्रण हुआ हो, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, तिरंगा। लेकिन तिरंगा का जो आशय है आप भारत के राष्ट्रीय ध्वज से लेते हैं, ठीक है ना। यहां पर इसके लिए एक शब्द रूढ़ हो गया है, तिरंगा, ठीक है ना। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो गया। बात आपको आई समझ में। मैंने लिखा तितरफा या फिर तिराहा, मैंने लिखा तिमाही, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो द्विगु समास के हो जाएंगे। लेकिन जब आप ऐसे शब्द की बात करेंगे जहां पर किसी एक निश्चित शब्द के लिए रूढ़ हो जाएगा कोई शब्द, ठीक है ना, तो वह क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जैसे तिरंगा यहां पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज के लिए रूढ़ हो गया ना भाई, तो क्या हो जाएगा, यह हमारा यह जो है बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बात आपको आई समझ में, बिल्कुल आ गया होगा। अब जो है यहां पर बहुत कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए, ठीक है ना। अब अगला उपसर्ग हम लोग अपना देख लेते हैं, ठीक है ना। अगला उपसर्ग हमारा क्या है, 8वां उपसर्ग है, वह हम लोग देख लेते हैं।
दु उपसर्ग के बारे में जान लेंगे, ठीक है ना। दु उपसर्ग, दु का अर्थ हो जाएगा दो, ठीक है ना, दो होता है। यहां पर भी दो समास हो जाएंगे हमारे, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देख लेते हैं इसको, बहुत टफ नहीं है इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग इन समासों को देखते हुए चल रहे हैं ना, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर लिखा दुगुना, ठीक है ना, यहां पर क्या हो जाएगा हमारा द्विगु समास हो जाएगा क्योंकि यहां पर दो आ गया, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन मैंने यहां पर लिख दिया दुबला, दुबला, ठीक है ना। जब मैंने लिखा दुबला तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर देखिए एक चीज और, दु का जो भाव है ना अर्थ दो से होगा और कम से भी होगा, ठीक है ना, कम से भी होता है इसका भाव। मतलब यहां क्या हो जाएगा दुबला, यानी कि कम बल वाला, जिसके पास कम बल हो, ठीक है ना। यहां पर क्या हो रहा है, दुबला शब्द किसी के लिए रूढ़, यहां पर क्या हो जा रहा है, अच्छा एक बात मैं और बताना आपको भूल गया, यहां पर जो है एक मिनट मैंने क्या बताया आपको, यहां पर क्या हो जाएगा, एक मिनट, दु में क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर द्विगु समास हो जाएगा। मैं लिख देता हूं आपसे, ठीक है ना, मैंने आपको यहां पर बताया बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास नहीं होगा, द्विगु समास ही होगा, ठीक है ना। द्विगु समास यहां पर हो जाएगा और यहां पर कर्मधारय समास हो जाएगा, यहां पर कर्मधारय समास, बहुव्रीहि नहीं होगा, ठीक है ना। यहां पर कर्मधारय समास हो जाएगा और द्विगु समास हो जाएगा, ये दो समास यहां पर हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने यहां पर लिखा, देखिए जैसे यहां पर मैंने लिखा दुमुहा, यानी कि दो मुंह वाला, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर द्विगु समास हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, यह द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन मैंने लिखा दुबला, ठीक है ना, कम है जिसके पास बल, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यह कर्मधारय समास हो जाएगा। बात आपको आई समझ में, यहां पर क्या हो जाएगा, यह कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा दुभाषिया, दो भाषाओं वाला, ठीक है ना, यहां पर क्या हो जाएगा, यह द्विगु समास हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे जहां पर यह जो है कर्मधारय समास की तरह कार्य करेगा और बहुत सारे शब्द होंगे जहां पर यह द्विगु समास की तरह काम करेगा। वह जो है आपको देखते ही पता लग जाएगा कहां पर कर्मधारय समास हो रहा है, कहां पर द्विगु समास हो रहा है, ठीक है ना। तो दु शब्द के जोड़ने से ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब एक दो और समास बचते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एक और उपसर्ग हमारा है, नौवां उपसर्ग, वह है भर उपसर्ग, ठीक है ना। भर की अगर हम बात करें, भर का मतलब होता है फुल, भरा हुआ, ठीक है ना, भरा हुआ, ठीक है ना, भरा हुआ हो जाएगा इसका मतलब। जैसे मैंने लिखा भरपेट, ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जिसका पेट भरा हुआ हो, ठीक है ना, भरपेट। भरसक, सक का मतलब होता है शक्ति, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा यहां पर भर सक, शक्ति से बना हुआ है, सक माने शक्ति होता है, यानी कि अपने शक्ति के भर, ठीक है ना। भरमार, भरपाई, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं यहां पर इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है ना। यहां पर जो समास हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, ठीक है ना। यहां बहुत टफ नहीं है कि एक एक समास को हम लोग बहुत डिटेल में देखें, आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारी चीजें यहां पर हम लोगों ने इस तरह से देख ली हैं, तो आपको बहुत आसानी से सारी बातें समझ में आ रही होंगी। कुछ ऐसा नहीं है जो जिसमें हम लोग 5-5, 7-7 मिनट एक एक उपसर्ग में हम लोग लगाएं, ठीक है ना, या 2-2, 1-1 मिनट में सारे उपसर्ग आपको समझ में आ जा रहे होंगे, ठीक है ना। इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी इन सभी को देखते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया भर उपसर्ग, ठीक है ना। अब अंतिम उपसर्ग हमको जो देखना है वो हमारा हो जाएगा अ उपसर्ग, ठीक है ना। अ उपसर्ग के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। अभी आपने तद्भव उपसर्ग में देखा था, तत्सम उपसर्ग में आ उपसर्ग, ठीक है ना। यहां पर अ उपसर्ग के बारे में हमको देखना है। ये क्या उपसर्ग है, हमारा 10वां उपसर्ग है, ठीक है ना। और अंतिम उपसर्ग हमारा हो जाएगा, ठीक है, आपका आज का अ। इसका जो अर्थ होता है ना, यह भी निषेध के भाव में ही आता है, निषेध, अभाव, ठीक है ना, इसका अर्थ ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो हमको इससे बनने वाले शब्द होंगे, जैसे मैंने यहां लिखा अजान, ठीक है ना। जान में मैंने अ उपसर्ग लगा दिया तो अजान बन गया, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा अथाह, तो यहां पर थाह में अ उपसर्ग लगा देने से यहां पर जो है
और जो है अथाह बन गया, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, जैसे मैंने लिखा अनाम, अलग, बहुत सारे ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं अ उपसर्ग के लगाने से, ठीक है ना। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा टफ हो, ठीक है ना। यहां पर जो समास होगा ना, वो कौन सा समास हो जाएगा, यहां पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे शब्द आपके बनाए जा सकते, अस्पृश्य, ठीक है ना। ऐसे एक शब्द अस्पृश्य, स्पृश्य में आप लिख दीजिए अ, ठीक है ना, जो छुआ ना जाए, ठीक है ना। तो यहां पर अस्पृश्य हो जाएगा। तो बहुत सारे शब्द ऐसे बनाए जा सकते हैं, जैसे यहां पर एक शब्द मैंने लिख दिया अकाज, ठीक है ना, अकाज लिखा जा सकता है, अधाम लिखा जा सकता है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे शब्द लिखे जा सकते हैं। मैंने लिखा अमूल, अचेत, तो बहुत सारे ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं अ उपसर्ग के लगाने से। तो हमने यहां पर महत्वपूर्ण तद्भव उपसर्गों को भी देख लिया है, जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं प्रश्न। संभव क्षेत्रों को यहां पर समझ लिया है, इसके भरपूर उदाहरणों से हमने इसको देख लिया, ठीक है ना। अब ऐसा कुछ नहीं है जो इसमें आपको समझ में ना आया हो। अगर नहीं आया है कुछ आपको समझ में, तो आप निसंकोच प्रश्न कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए प्रश्न, मैं आपको वहां पे आंसर दे दूंगा, ठीक है ना। आप चाहे तो व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ने का फायदा ये होगा कि वहां पर आपको बहुत सारे प्रश्न रोज डाले जाते हैं, वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं अपना आप। वहां पे कोई अपडेट आता है तो वो भी आपको पता चल जाएगा। तो जरूर जुड़िएगा टेलीग्राम से, आप वहां से सारी चीजों के अपडेट आपको प्राप्त होते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक है, जिस भी क्षेत्र से आप, जिस भी माध्यम से आप जुड़ना चाहते हो, जरूर जुड़िए। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।